नमस्ते साथियों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल पावर ऑफ केमिस्ट्री पर। जैसा कि हम सब ठोस अवस्था केमिस्ट्री 12th क्लास का चैप्टर फर्स्ट पढ़ रहे थे। आज का जो चैप्टर है वो इस पूरे अध्याय का सबसे महत्वपूर्ण है, यूं कहें तो इस अध्याय का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और समझने लायक टॉपिक है। इसका नाम है निविड़ संकुलन, यानी कि ठोसों के अंदर निविड़ संकुलन। इसे इंग्लिश में कहा जाता है क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर। तो चलिए हम शुरू करते हैं कि निविड़ संकुलन क्या होता है और ठोसों में किस प्रकार से निविड़ संकुलन पाया जाता है। अब देखो, जो निविड़ संकुलन होता है ठोसों के अंदर, इस अगर इसकी हम परिभाषा को समझे कि निविड़ संकुलन किसे कहते हैं, तो हमने पढ़ा था कि जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं वो छोटे छोटे अवयवी कणों से मिलकर के बने होते हैं। एक क्रिस्टल के अंदर कई एकक कोशिकाएं होती है। अगर हम किसी भी क्रिस्टल के अंदर अवयवी कणों को इस प्रकार से व्यवस्थित करें कि उस क्रिस्टल के अंदर जो रिक्त स्थान है वो कम से कम बचे, यानी कि अवयवी कणों को क्रिस्टल के अंदर इस प्रकार से व्यवस्थित करो कि उसके मध्य जो रिक्त स्थान बच रहा है वो सबसे कम हो। तो इस प्रकार की जो संरचना बनती है उससे हम क्या कहते हैं, निविड़ संकुलन। देखिए, परिभाषा में भी यही लिखा हुआ है कि क्रिस्टल जालक में अवयवी कणों को इस प्रकार से व्यवस्थित किया जाए कि उनके मध्य रिक्त स्थान है वो कम से कम बचे। तो इस प्रकार की संरचना को क्या कहते हैं, निविड़ संकुलन। यानी इसका इंग्लिश में नाम भी देखो ना, क्लोज पैकिंग। तो जो अवयवी कण है उनको बहुत क्लोज लाइए, पास पास में लेकर के आएंगे तो इस प्रकार से उनके मध्य रिक्त स्थान कम बचेगा। इसी को हम क्या कहते हैं, निविड़ संकुलन। अब देखो, जो ठोसों में निविड़ संकुलन होता है वो मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है। जैसे हम 3 डायमेंशन पढ़ते हैं तो उसी प्रकार से ठोसों में निविड़ संकुलन 3 प्रकार का होता है। एक विमीय निविड़ संकुलन, द्विविमीय निविड़ संकुलन और त्रिविमीय निविड़ संकुलन। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कि एक विमीय निविड़ संकुलन किसे कहते हैं। अब देखो, जो एक विमीय निविड़ संकुलन है इसमें हम क्या करते हैं कि किसी अवयवी कण होते हैं, उन अवयवी कणों की या तो हम क्षैतिज पंक्ति बनाते हैं या फिर ऊर्ध्वाधर पंक्ति बनाते हैं किसी एक दिशा में। जैसे हम एक अक्ष लेते हैं, एक्स अक्ष, तो किसी एक अक्ष में हम उन अवयवी कणों को व्यवस्थित कर देते हैं, या तो फिर उनको एक्स अक्ष में करेंगे या फिर उनको वाई अक्ष में करेंगे। तो इस प्रकार से यानी कि जो एक विमीय निविड़ संकुलन होता है उसके अंदर अवयवी कणों को क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर पंक्ति के अंदर व्यवस्थित किया जाता है। अब देखो, यहाँ लिखा हुआ है कि क्रिस्टल के अवयवी कणों को क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर पंक्ति में एक दूसरे से स्पर्श करते हुए पंक्तिबद्ध किया जाए तो इस प्रकार की संरचना को हम क्या कहते हैं, एक विमीय निविड़ संकुलन। आया समझ में? यानी कि एक विमीय निविड़ संकुलन के अंदर हम अवयवी कणों को किसी एक पंक्ति में, या तो उसे क्षैतिज पंक्ति कहिए या फिर ऊर्ध्वाधर पंक्ति के अंदर व्यवस्थित करते हैं, तो इसे कहते हैं एक विमीय निविड़ संकुलन। इसकी आप संरचना यहां से देख सकते हो। एक विमीय निविड़ संकुलन के अंदर अवयवी कण जितने भी हैं वो पंक्तिबद्ध है। अब यहां से आप किसी भी एक अवयवी कण को उठाइए, जैसे हमने इस अवयवी कण को देखा। अब ये अवयवी कण जितने अन्य अवयवी कणों से स्पर्श हो रहा है वही उसकी क्या कहलाती है, समन्वय संख्या कहलाती है। यानी किसी भी क्रिस्टल जालक के अंदर जो अवयवी कण होता है, देखो यहाँ हम अवयवी कण को एक गोला मान रहे हैं, तो अवयवी कण क्रिस्टल जालक के अंदर आसपास की जितने अवयवी कणों से स्पर्श होता है वो उसकी समन्वय संख्या होती है। अब एक विमीय निविड़ संकुलन के अंदर इसकी जो समन्वय संख्या होती है वो 2 होती है। तो ये था एक विमीय निविड़ संकुलन। अब जो द्विविमीय निविड़ संकुलन होता है क्रिस्टल के अंदर वो 2 प्रकार का होता है, ठीक है ना। एक तो होता है वर्गीय निविड़ संकुलन और दूसरा होता है षटकोणीय निविड़ संकुलन। अब देखो, वर्गीय से क्या पता चल रहा है, इस प्रकार की निविड़ संकुलन में हम क्या करते हैं, जैसे एक पंक्ति हमने क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर कोई एक पंक्ति बनाई, उस पंक्ति के अंदर उसी रूप में हम दूसरी पंक्तियां व्यवस्थित करते हैं, ठीक है। जैसे पहली पंक्ति है इसी के ऊपर इसी रूप में, जैसे पहली पंक्ति थी ऐसी की ऐसी दूसरी पंक्ति हम व्यवस्थित कर रहे हैं। तो देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है, इस प्रकार के निविड़ संकुलन में अवयवी कणों की पंक्ति के ऊपर दूसरी पंक्ति सदृशिक रूप से पाई जाती है। समझ में? इस प्रकार के निविड़ संकुलन में क्या करते हैं, जो वर्गीय निविड़ संकुलन होता है उसमें हम अवयवी कणों की एक पंक्ति के ऊपर दूसरी पंक्ति को उसी प्रकार से व्यवस्थित करते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से एक सदृशिक संरचना बन जाती है। अब देखो, एक वर्गीय संरचना दिख रही है ना, तो इस कारण इस प्रकार का जो निविड़ संकुलन होता है उसे हम कहते हैं वर्गीय निविड़ संकुलन। अब जो वर्गीय निविड़ संकुलन होता है उसमें भी हम किसी अवयवी कण को चुनते हैं। से फॉर एग्जाम्पल हमने इस अवयवी कण को चुना। अब इस अवयवी कण को आप देखिए, यहाँ से अवयवी कण 4 अन्य अवयवी कणों से जुड़ा हुआ है ना। एक इधर अवयवी कण, एक ऊपर है, एक दाएं, एक बाएं, एक ऊपर नीचे दाएं बाएं, 4 अवयवी कणों से जुड़ा हुआ है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि इस प्रकार के निविड़ संकुलन के अंदर अवयवी कणों की जो समन्वय संख्या होती है वो कितनी होती है, 4 होती है। समझ में? वर्गीय निविड़ संकुलन।
अब उसके बाद हम दूसरा पढ़ते हैं षटकोणीय निविड़ संकुलन। अब देखो षटकोणीय निविड़ संकुलन क्या होता है। अभी दोनों द्विविमीय निविड़ संकुलन है, क्योंकि यहाँ पर भी दो डायमेंशन हम चुन रहे हैं, एक तो क्षैतिज जा रहा है, एक ऊर्ध्वाधर, दोनों एक साथ लेकर के चल रहे हैं। यहाँ भी एक क्षैतिज है और एक ऊर्ध्वाधर, लेकिन इन दोनों संरचना में फर्क है, ये वर्गीय और ये षटकोणीय है। तो षटकोणीय की परिभाषा आप कैसे समझ सकते हो। इस प्रकार की निविड़ संकुलन में क्या करते हैं कि कोई एक पंक्ति लेते हैं और उस पंक्ति के ऊपर जो दूसरी पंक्ति लेते हैं, उस दूसरी पंक्ति के जो अवयवी कण होते हैं वो प्रथम पंक्ति के अवयवी कणों के बीच में जो अवनमन बन रहे हैं, उन अवनमन के बीच में हम उस अवयवी कण को रखते हैं। आया समझ में। अब देखो ये नीचे की पंक्ति है, अब यहाँ पर ये जो बीच में ढलान टाइप बन रहे हैं इनको बोलते हैं हम अवनमन। क्या बोलते हैं? अवनमन। इन्हीं अवनमन के अंदर हम द्वितीय पंक्ति के अवयवी कणों को व्यवस्थित करते हैं। तो इस प्रकार से जो दूसरी संरचना आ रही है वो पहले वाली पंक्ति से, जो दूसरी पंक्ति है वो पहले वाली पंक्ति से भिन्न होती है। तो इस प्रकार से अब जो तीसरी पंक्ति है वो पहले वाली पंक्ति के समान आ रही है। देखो ये पंक्ति और ये पंक्ति, ये दोनों नीचे वाली पंक्ति 1 नंबर वाली और 3 नंबर वाली दोनों एक जैसी संरचना में। तो इस कारण हम इसे अगर ए देते हैं और ये थोड़ी सी अलग आ रही है तो इसे हम बी दर्शा सकते हैं, इसे वापस हम ए देख सकते हैं और ये वापस बी। तो इस प्रकार की जो संरचना होती है वो ए बी टाइप की बनती है। जबकि ये किस प्रकार की बनती है? ए टाइप की। तो आया समझ में। आपको द्विविमीय निविड़ संकुलन बहुत आसान सा है। यहाँ पर हम दो दिशाएं चुनते हैं, एक ऊर्ध्वाधर और एक क्षैतिज। लेकिन जो वर्गीय निविड़ संकुलन होता है उसमें पंक्तियां होती है वो सैद्धांतिक रूप से व्यवस्थित होती है, जबकि जो द्विविमीय निविड़ संकुलन होता है उसके अंदर जो पंक्तियां होती है वो सैद्धांतिक रूप से व्यवस्थित ना होकर के द्वितीय पंक्ति के जो अवयवी कण होते हैं वो प्रथम पंक्ति के अवनमनों के ऊपर स्थित होते हैं। इस प्रकार से एक विमीय निविड़ संकुलन और द्विविमीय निविड़ संकुलन होता है। हालांकि ठोसों में न तो एक विमीय निविड़ संकुलन पाया जाता है और न ही द्विविमीय निविड़ संकुलन पाया जाता है, लेकिन जो ठोस होते हैं वो 3D होते हैं, हम सबको पता है। तो उनके मध्य जो संरचना पाई जाती है वो होती है त्रिविमीय निविड़ संकुलन। तो ये तो एक समझने लायक संरचनाएं थी, द्विविमीय संरचनाएं। लेकिन अब जो आगे हम पढ़ने वाले हैं वो है त्रिविमीय निविड़ संकुलन। त्रिविमीय निविड़ संकुलन की जो संरचनाएं होगी वो 3D होगी, जिन्हें हम बोर्ड के ऊपर इतनी आसानी से नहीं बना सकते। तो आप अपने मोबाइल की स्क्रीन पर जो फोटो आ रहे हैं उनको ध्यान से देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा कि किस प्रकार से 3D जो त्रिविमीय निविड़ संकुलन होता है वो ठोसों के अंदर पाया जाता है। जैसा कि मैंने बताया कि ठोसों के अंदर न तो एक विमीय निविड़ संकुलन पाया जाता है और न ही द्विविमीय निविड़ संकुलन पाया जाता है। ठोसों के अंदर जो निविड़ संकुलन होता है वो होता है त्रिविमीय निविड़ संकुलन। हम जो एक विमीय और द्विविमीय निविड़ संकुलन पढ़ते हैं वो एक त्रिविमीय निविड़ संकुलन को समझने के लिए पढ़ते हैं। तो आइए शुरू करते हैं कि हम त्रिविमीय निविड़ संकुलन किस प्रकार से होता है। अब देखो त्रिविमीय निविड़ संकुलन होता है वो भी द्विविमीय निविड़ संकुलन की तरह दो प्रकार का होता है, वर्गीय निविड़ संकुलन और षटकोणीय निविड़ संकुलन। अब देखो वर्गीय निविड़ संकुलन के अंदर क्या होता है, यानी कि त्रिविमीय वर्गीय निविड़ संकुलन। इसमें हम क्या करते हैं कि द्विविमीय निविड़ संकुलन जो हमने वर्गीय पढ़ा था उसकी एक परत ले लेते हैं। अब देखो ये दो दिशाओं में बनी हुई है, इसको हम एक परत नाम दे सकते हैं। ये छोटी सी एक पंक्ति थी, जबकि इस पूरे को हम एक परत नाम दे सकते हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं कि द्विविमीय निविड़ संकुलन की एक परत लेते हैं और उस परत के ऊपर हम दूसरी परतें एक संरेखण से व्यवस्थित कर देते हैं, यानी कि इसी रूप में हम व्यवस्थित कर देते हैं। आया समझ में। यानी कि त्रिविमीय वर्गीय निविड़ संकुलन के अंदर द्विविमीय वर्गीय निविड़ संकुलन की जो परतें होती है उन्हें संरेखित रूप से व्यवस्थित किया जाता है, तो एक 3 डायमेंशन संरचना बन जाती है। देखो इसकी ये दिशा x हो गई, यहां से ये इसकी y दिशा हो गई, हम इसको y दिशा मान सकते हैं। ये x दिशा हो गई, ये इसकी y दिशा हो गई। ये तो द्विविमीय, लेकिन जब इसको 3D बनाएंगे तो इसके ऊपर ऐसी की ऐसे परतें जब हम व्यवस्थित करते जाएंगे तो ये 3 डायमेंशन बन जाएगा। इसकी एक तीसरी दिशा और निकलेगी जिसे हम क्या नाम देंगे, z। तो आया समझ में। इस प्रकार से त्रिविमीय निविड़ संकुलन में जो वर्गीय निविड़ संकुलन है उसकी संरचना होती है। अब इसमें आप थोड़ी के रूप में लिख सकते हो कि इस प्रकार के निविड़ संकुलन में द्विविमीय वर्ग निविड़ संकुलन की परतों को एक दूसरे के ऊपर संरेखित किया जाता है।
अब देखो ये तो इसकी स्ट्रक्चर हो गई। अगर हम इसकी समन्वय संख्या की बात करें तो समन्वय संख्या कितनी होती है? जैसे हम किसी एक अवयवी कण को इसको चुन लेते हैं। हमने पढ़ा था कि वर्गीय जो द्विविम होता है या 2D होता है उसके उसमें इसके अवयवी कणों की जो संख्या होती है वो 4 होती है। इसके अतिरिक्त हम जब इसके ऊपर एक परत इसके ऊपर लगाएंगे उसका एक अवयवी कण इसको स्पर्श करेगा और एक इसके जो पीछे लगाएंगे उसका अवयवी कण स्पर्श करेगा। जैसे कि अगर यहाँ मान लीजिए कोई इसकी सेंटर में अवयवी कण है, ठीक है ना, तो देखिए एक तो ये ऊपर की परत इसको स्पर्श करेगी, एक ही साइड वाली इधर की परत स्पर्श करेगी, एक ही नीचे वाली करेगी, एक ही साइड की करेगी, करेगी ना। लेकिन एक पीछे वाली परत है वो इसको स्पर्श करेगी, एक इसके आगे वाली है वो भी करेगी। तो कुल मिलाकर के जो एक अवयवी कण होता है वो 6 प्रकार के अवयवी कणों को स्पर्श करेगा। तो इस कारण जो त्रिविमीय वर्गीय निविड़ संकुलन होता है उसमें इनकी जो समन्वय संख्या होती है वो 6 होती है। आ रहा है ना समझ में? इस प्रकार से त्रिविमीय वर्गीय निविड़ संकुलन की संरचना और इसकी समन्वय संख्या होती है। तो अगर हम इसको पूरी संपूर्ण संरचना जब इसकी बनाते हैं तो ये घन रूप में बन जाती है, ठीक है ना, एक घन रूप में संरचना बन जाती है। तो ये था वर्गीय त्रिविम निविड़ संकुलन। अब हम पढ़ते हैं त्रिविमीय षटकोणीय निविड़ संकुलन किस प्रकार से होता है। अब देखो षटकोणीय निविड़ संकुलन में कुछ भी नहीं करना है। देखो हमें पता है कि हम किसी भी बोर्ड के ऊपर 3D संरचना को आसानी से यहाँ पर अच्छे से नहीं बना सकते। तो मैंने इसके लिए एक बोर्ड व्हाइट पेज के ऊपर डायग्राम बनाए हैं। अगर आपको डायग्राम अच्छे से नहीं दिख रहे हो तो अपने फोन की स्क्रीन में राइट साइड में देख सकते हो, ये डायग्राम आपको दिखाई देंगे बने हुए। तो हम सबसे पहले इसमें क्या करते हैं, ये एक षटकोणीय की 2D संरचना ले लेते हैं। 2D षटकोणीय की संरचना लेंगे, उस 2D संरचना के ऊपर हम एक और परत व्यवस्थित करेंगे। लेकिन आप जब 2D की संरचना देखते हो कुछ इस प्रकार से वो संरचना होती है। कुछ इस प्रकार से संरचना होती है, आप यहाँ पर देख सकते हो। अब इसमें अगर आप यहाँ देखते हो तो ये ट्राइंगल यानी कि त्रिकोणीय छिद्र बने हुए हैं, यहाँ भी बने हुए, यहाँ भी बने हुए, त्रिकोणीय छिद्र बने हुए। अभी त्रिकोणीय छिद्र दिखने में एक जैसे हैं, लेकिन आप नोटिस करेंगे कि मैंने इसके अंदर कुछ छिद्रों को टी से नोटिस कर रखा है और कुछ को ओ से नोटिस कर रखा है। तो इसकी जो नीचे वाली परत है वो परत ब्लैक कलर में बनी हुई है, आप देख सकते हो, यानी जो फर्स्ट लेयर है वो ब्लैक में बनी हुई है। अब मैंने इसके ऊपर सेकंड बनाई है वो रेड की है, रेड कलर में बनी हुई है इसके ऊपर सेकंड परत, ठीक है ना। यहाँ पर मैंने जो सेकंड परत बनाई है उसे आप गौर से देखोगे तो मैंने 30 छिद्रों को आच्छादित करते हुए या 30 छिद्रों को ढकते हुए इसके ऊपर द्वितीय परत बनाई है। यहाँ देखिए 30 छिद्र ढके जा रहे हैं, ऊपर भी 30 छिद्र और उस पर भी 30 छिद्र ढके जा रहे हैं। अब ये इस प्रकार से 3D बन चुकी, 3D संरचना बन चुकी है। लेकिन अब ये दो परतें तो व्यवस्थित कर चुके हैं, लेकिन दो के बाद हम इसके ऊपर तीसरी परत व्यवस्थित करते हैं तो इससे पुनः दो प्रकार की संरचनाएं बन जाती है। अब वो दो संरचनाएं किस प्रकार से बनती है, अब देखो इसके ऊपर जो तीसरी परत है वो हम दो रूपों में व्यवस्थित कर सकते हैं। फर्स्ट हम क्या करते हैं कि जो तीसरी परत है उस तीसरी परत को पहले वाली परत के रूप में व्यवस्थित कर देते हैं। अब देखो यहाँ जो पहली परत है ना ब्लैक कलर की, उस ब्लैक कलर की परत को देखिए, मैं यहाँ पर जो तीसरी परत है उस परत को इसके ऊपर अगर डालता हूँ गोला, तो ये जो फर्स्ट वाली परत है ना उस परत के रूप में अगर मैं तीसरी वाली परत व्यवस्थित करूंगा तो एक संरचना बन जाएगी। उस संरचना को बोलते हैं षटकोणीय निविड़ संकुलन। क्या बोलते हैं? षटकोणीय निविड़ संकुलन। षटकोणीय निविड़ संकुलन जिसे हम HCP कहते हैं, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं कि जो तीसरी वाली परत है उस तीसरी वाली परत को पहले वाली परत के रूप में ही व्यवस्थित करेंगे, तो क्या बन जाएगी HCP। और ये जो संरचना का पैटर्न होगा वो होगा AB टाइप का। आ रहा है ना समझ में? यानी कि दो परतें आपके सामने सीधी दिखाई दे रही, इस दो परतों के ऊपर जो मैं तीसरी परत व्यवस्थित करूंगा वो पहले वाली परत के रूप में ही व्यवस्थित करूंगा, तो जो संरचना बनेगी वो होगी HCP। लेकिन हम दूसरे में क्या करते हैं, तो इसमें दूसरे प्रकार की संरचना बनती है, उस संरचना को कहते हैं घनीय निविड़ संकुलन।
घनीय निबिड़ संकुलन। इसमें हम क्या करते हैं, घनीय निबिड़ संकुलन के अंदर जो तीसरी परत है उसे ना तो पहले वाले के रूप में व्यवस्थित करते हैं, ना दूसरे वाले के रूप में व्यवस्थित करते हैं। तीसरी परत है उसे हम अलग रूप में व्यवस्थित करते हैं। अब देखो यहाँ से आपको ओ छिद्र दिखाई दे रहे होंगे, जहां पर भी ओ छिद्र बने हुए मैंने ओ से नोटिस कर रखा है। अगर मैं इस ओ को ढकते हुए, इन ओ छिद्रों को ढकते हुए अगर मैं तीसरी परत इसके ऊपर इस प्रकार से गोला डालता हूं, तो आप देखेंगे कि ये जो तीसरी परत है वो उन दोनों परतों से अलग है ना। यहाँ से अगर वो छिद्रों को मैं अगर आच्छादित करते हुए इसके ऊपर परत डालता हूं तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जो संरचना बन रही है वो संरचना इन दोनों से अलग है। दिखाई दे रही नहीं दे रही? तो इस प्रकार से इसमें जो पैटर्न बनेगा इस रचना को वैसे बोलते हैं सीसीपी, और इसमें जो व्यवस्था है वो पैटर्न है वो किस प्रकार का, एबीसी। एबीसी टाइप की संरचना बनती है। यानी जो तीसरी परत होती है उस तीसरी परत को ना तो हम पहले वाले के रूप में व्यवस्थित करते हैं, न दूसरी वाली परत के रूप में व्यवस्थित करते हैं। उस तीसरी वाले को हम तीसरे रूप में व्यवस्थित करते हैं, तो इसमें एबीसी एबीसी टाइप की तीन संरचनाएं बनती है। देखो मैं इसको वापस समझाता हूँ कि किस प्रकार से हम व्यवस्थित कर सकते हैं। जैसे एक मध्यम वाली परत है, इसे हम इस प्रकार से व्यवस्थित कर देते हैं। ये बीच की परत बनी हुई, दोनों तरफ बना देता हूँ बीच वाली परत। इस प्रकार से बीच की परत है। अभी नीचे वाली परत को हम कुछ इस रूप में ले लेते हैं, नीचे वाली परत। अभी नीचे वाली परत है, इससे हम ए नाम दे सकते हैं, इस दूसरी वाली परत को हम बी नाम देते हैं क्योंकि अलग रूप में। अब जो तीसरी परत है वो इसी के रूप में व्यवस्थित करते हैं। देखिए इस प्रकार से अगर मैंने इसी रूप से व्यवस्थित किया तो ये वापस ये आ गई, आई नहीं आई। तो ये तो कौन सी है, एचसीपी, ठीक है ना। एचसीपी संरचना, इसमें क्या होता है कि जो पहले वाली परत और तीसरी परत होती है वो एक जैसी होती है, लेकिन जो हम दूसरा पढ़ रहे हैं घनीय निबिड़ संकुलन, उसमें पहले वाली परत ए, उसके बाद बी, लेकिन तीसरी परत को हम अलग रूप में व्यवस्थित करते हैं कुछ इस तरीके से। तो परत अलग बन गई, इसे नाम देते हैं सी, ये बन जाता है सीसीपी। आ रहा है समझ में। यानी कि जो त्रिविम निबिड़ संकुलन होता है उसमें अगर हम षटकोणी की बात करें तो षटकोणी निबिड़ संकुलन दो प्रकार का होता है। कब, जब हम तीसरी परत को इनके ऊपर व्यवस्थित करते हैं। अब दो परतें एक दूसरे के ऊपर आच्छादित करने के बाद अगर तीसरी परत को हम पहले वाली परत के रूप में ही व्यवस्थित करते हैं, जो पहले परत बनी हुई है उसी परत के रूप में अगर हम उनको व्यवस्थित करते हैं तो उससे जो संरचना बनती है उसे हम षटकोणी निबिड़ संकुलन या एचसीपी कहते हैं, जिसका पैटर्न एबी टाइप का होता है। लेकिन जो तीसरी परत है उस तीसरी परत को हम न ए की टाइप में व्यवस्थित करें ना बी की टाइप में व्यवस्थित करें, किसी अन्य रूप में व्यवस्थित करें। जो हमें ओ छिद्र दिख रहे हैं उन ओ छिद्रों को अगर आच्छादित करते हुए हम अगर व्यवस्थित करते हैं तो उससे जो संरचना बनती है उसे घनीय निबिड़ संकुलन कहते हैं, सीसीपी कहा जाता है शॉर्ट रूप में। और उसकी जो स्ट्रक्चर होती है, उसका जो पैटर्न होता है वो एबीसी एबीसी टाइप का होता है। आप इसमें ये भी पढ़ सकते हो कि जब हम चतुष्फल की रिक्तियों को आच्छादित करते हैं तो कौन सी बनती है, षटकोणी निबिड़ संकुलन। लेकिन जब अष्टफल की रिक्तियों को हम आच्छादित करते हैं तो उससे कौन सी बनती है, घनीय निबिड़ संकुलन। आप यहाँ पर देख सकते हो कि जब मैंने ये जो ओ बना हुआ है ओ से ही अपने अष्टफल की रिक्तियों को नोटिस कर रखा है मैंने। अगर मैं ओ को यहाँ से आच्छादित करते हुए या पर अष्टफल की रिक्तियों को मैं आच्छादित करते हुए ढकते हुए अगर मैं तीसरी परत व्यवस्थित करता हूं तो मुझे घनीय निबिड़ संकुलन मिलता है। लेकिन अगर मैं वापस टी छिद्रों को ना इस प्रकार से व्यवस्थित करेंगे तो हमें कौन सी मिल जाएगी, सीसीपी, सॉरी एचसीपी मिलेगी, जिसका पैटर्न एबी टाइप का होता है। तो ये तो इनकी हो गई सामान्य संरचना जो आपको आसानी से समझ में आ रही होगी। अगर आपको चित्र या डायग्राम अच्छे से नहीं दिख रहे हो तो आप मोबाइल फोन की राइट साइड में देख सकते हो। रेंज की संरचनाएं थी, लेकिन संरचनाओं के बाद हम पढ़ते हैं इनमें समन्वय संख्या किस प्रकार से होती है। अब देखो इसके अंदर समन्वय संख्या होती है, हमने वैसे पढ़ा था किसी षटकोणी निबिड़ संकुलन में। यानी किसी भी षटकोणी निबिड़ संकुलन को पढ़ते हैं तो उसमें एक आवेवी कण 6 प्रकार के आवेवी कणों से स्पर्श रहता है, यानी 6 आवेवी कणों से स्पर्श रहते हैं षटकोणी निबिड़ संकुलन के अंदर, ठीक है ना।
तो 6 तो इसके अवयवी कण ये हो जाते हैं। इस प्रकार से ये इनसे स्पष्ट रहता है। लेकिन अब इसके नीचे से अगर मैं परत को बात करता हूं, जैसे इस प्रकार से ये परत होगी। अब इस परत के एक यहाँ से अवयवी कण इसके ऊपर हम डाल सकते हैं, वो इसको स्पर्श करेगा। इसके अलावा एक नीचे से और आएगा। इस प्रकार से अष्टफली की रिक्ति जो बनेगी हम बात बाद में पढ़ेंगे। अब देखो ये परत बनी हुई, इस परत के ऊपर मैं अवयवी कण एक यहाँ डाल सकता हूँ। इस रिक्ति को करते हुए एक अवयवी कण यहाँ आएगा और इसके बाद एक अवयवी कण इसके ऊपर यहाँ आ जाएगा। 3 अवयवी कण इसके ऊपर आएंगे। ठीक है। अष्टफली की जो चतुष्फली की रिक्ति होती है वो इस टाइप से होती है। 3 अवयवी कण होते हैं और उसके ऊपर एक अवयवी कण और आ जाता है। हम ये कह सकते हैं कि 3 अवयवी कण इसको ऊपर से ढकेंगे। देखिए ये आपको दिखाई दे रहा होगा गोला। इस गोले को 3 अवयवी कण नीचे से स्पर्श कर रहे नहीं कर रहे। ये एक अवयवी कण है, इस अवयवी कण को 3 नीचे से अलग और स्पर्श कर रहे हैं। तो 3 इसको नीचे से स्पर्श करेंगे और 3 हम इसके ऊपर और रख सकते हैं। तो 3 और 3 टोटल कितने हो जाते हैं? 6 हो जाते हैं। आया समझ में? तो 6 तो इसके ऊपर और नीचे से करेंगे और 6 इसकी साइडों में करेंगे। अब ये दोनों संरचनाएं दोनों में होती है। घनीय निविड़ संकुलन में भी समन्वय संख्या 12 होती है और जो षटकोणीय निविड़ संकुलन होता है उसमें भी समन्वय संख्या कितनी होती है? 12 होती है। समझ में आ रहा है? तो 6 तो इसके पार्श्व में आ रही सीधी की सीधी। इसके बाद 3 इसकी नीचे से आती है और 3 संरचना इसके ऊपर से आती है। ठीक है ना? HCP और CCP दोनों बन गए। ये तो इनकी होती है समन्वय संख्या। अब देखो यहाँ जो रिक्तियां बन रही, आपने देखा होगा यहाँ पर रिक्तियां बन रही है। देखो रिक्तियां किस प्रकार से होती है उनको हम बताते हैं। 2 प्रकार की रिक्तियां बनती है, एक चतुष्फल की और दूसरी अष्टफल की। चतुष्फल की रिक्तियां, अब देखो चतुष्फल की रिक्तियां कैसे बनती है। तो चतुष्फल की रिक्तियां जो होती है उसमें अवयवी कण टोटल 4 होते हैं। 4 अवयवी कणों से रिक्तियां बनती है। आप ये डायग्राम देख सकते हो चतुष्फल की रिक्तियों का। इसमें 4 अवयवी कण बने हुए हैं, कुछ इस प्रकार से है। ये 3 अवयवी कण होते हैं। इस अवयवी कण के बाद हम यहाँ से एक अवयवी कण इसके ऊपर और डाल सकते हैं। आया समझ में? तो यहाँ जो ये रिक्ति बन रही है इसी रिक्ति को हम क्या कहते हैं? चतुष्फल की रिक्ति। ये चतुष्फल की रिक्ति किसमें बनती है? इसके बाद जो दूसरी रिक्तियां बन रही है उनका नाम है अष्टफल की। अष्टफल की जो रिक्तियां होती है वो 6 अवयवी कणों से मिलकर के बनती है। आप इसी नीचे वाला डायग्राम देख सकते हो, आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा। नीचे वाला डायग्राम है, इसमें आप देखिए ये 8 अवयवी कणों से मिलकर के बना है। 8 अवयवी कण कैसे होते हैं? देखो 3 अवयवी कण इस प्रकार से व्यवस्थित होंगे। अब 3 अवयवी कण इसके ऊपर विपरीत दिशा में इस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं। आया समझ? 3 अवयवी कण नीचे आ गए और 3 अवयवी कण ऊपर आ गए। थोड़ा स्पष्ट रूप से बनाते हैं। ये 3 अवयवी कण इस रूप में। अब दूसरे अवयवी कण होंगे, ये भाई ये रिक्ति जो है इसे बोलते हैं अष्टफल की रिक्ति। आया समझ में? चतुष्फल की रिक्तियां और अष्टफल की रिक्तियां इस प्रकार से बनती है। चतुष्फल की रिक्ति 4 अवयवी कणों से मिलकर के बनती है, जबकि ये 6 अवयवी कणों से मिलकर के बनती है। अब एक हेडिंग और बच जाती है इन सबको पढ़ने के पश्चात कि किसी भी क्रिस्टल जालक के अंदर रिक्तियों की संख्या कितनी होती है। ठीक है ना? ये आपने बना लिया हुआ डायग्राम, स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका।
देखो क्रिस्टल में रिक्तियां, किसी भी क्रिस्टल जालक के अंदर जो रिक्तियों की संख्या होती है, उसमें जो चतुष्फल की रिक्तियां होती है, उन चतुष्फल की रिक्तियों की जो संख्या होती है, अगर हम ये मानते हैं कि माना किसी क्रिस्टल जालक के अंदर अवयवी कणों की संख्या n, ठीक है ना, और मानते हैं कि माना क्रिस्टल में अवयवी कणों की संख्या, अवयवी कणों की संख्या n है, ठीक है ना। किसी भी क्रिस्टल के अंदर जो अवयवी कणों की संख्या है वो कितनी है, n। अगर अवयवी कणों की संख्या n है तो उस क्रिस्टल के अंदर चतुष्फल की रिक्तियों की संख्या जो होगी वो कितनी होगी, 2n, ठीक है ना। उस क्रिस्टल के अंदर चतुष्फल की रिक्तियों की संख्या 2n होगी और अष्टफल की रिक्तियों की संख्या जो है वो n होगी। अष्टफल की रिक्तियों की संख्या कितनी हो जाएगी, n। और कुल रिक्तियां कितनी हो जाएगी, कुल रिक्तियां जो है वो 3n हो जाएगी। 2n प्लस n बराबर कितना हो जाएगा, 3n। आ रहा है समझ में। तो ये अपना टॉपिक था निबिड़ संकुलन, जो आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। में निबिड़ संकुलन को आप डायग्राम आराम से दे सकते हो। तो ये तो आज का टॉपिक था। अगर कुछ भी समझ में ना आ रहा हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। थैंक यू, धन्यवाद।